हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया तो अप्लाइड मैथ सेकेंड में 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, फुल गारंटी है। क्रेमर नियम से रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आता है, इसलिए लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, लेक्चर को कंप्लीट देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स आपके होने वाले हैं विदिन 30 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्रेमर नियम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है, संगत रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है, उसको हल करने का क्या मतलब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्रेमर नियम है इसका यूज किया जाता है, ध्यान दो कहाँ, संगत रैखिक समीकरण, ध्यान दो, संगत रैखिक समीकरण निकाय, संगत रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारी बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक टॉपिक पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दूसरा लेक्चर या कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हमने बताया ये जो क्रेमर नियम है, इस नियम से हम संगत रैखिक समीकरण निकाय को हल करते हैं। अब भाई ये संगत रैखिक समीकरण क्या होता है ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ऐसा रैखिक समीकरण जिसके हल या तो यूनिक हो या तो इनफाइनाइट हो, ठीक है, उनको फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। वैसे हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यूनिक सॉल्यूशन वाला ही क्वेश्चन आता है। अब जरा हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस मेथड का हम यूज करते हैं संगत रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए। जैसे डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि आपके पास संगत रैखिक समीकरण निकाय दिया है a1x, ध्यान देना, प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये आपके पास क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। हमें करना क्या है, इनको सॉल्व करके x और y और z की वैल्यू पता करनी है। अब x, y और z की जो वैल्यू पता करनी है उसको हम कैसे पता करेंगे, किस नियम से पता करेंगे, क्रेमर नियम से पता करेंगे। अब क्रेमर नियम होता क्या है जरा ध्यान दीजिए। इस क्रेमर नियम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले बच्चों गुणांक सारणिक बनाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, क्या बनाते हैं, गुणांक सारणिक बनाते हैं। अब ये जो गुणांक सारणिक होते हैं ये कितने बनते हैं, 4। एक बनता है डेल्टा, एक बनता है डेल्टा 1, एक बनता है डेल्टा 2, एक बनता है डेल्टा 3, या कहीं कहीं इसको डेल्टा x, इसको डेल्टा y, इसको डेल्टा z से भी दिखाया जाता है। जनरली सार्थक पब्लिकेशन की बुक में इन गुणांक सारणिकों को डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से दिखाया जाता है। अब बात होती है कि सर ये डेल्टा होता क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए। डेल्टा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं इसमें x, y और z के कोफिशिएंट का यूज करके एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। जैसे डेल्टा यहाँ क्या बनेगा, a1 a2 a3 बनेगा, फिर b1 b2 b3 बनेगा, फिर c1 c2 c3 बनेगा। जरा ध्यान से सब लोग समझ लीजिए, ये बन गया डेल्टा। डेल्टा कैसे बना, यहाँ पर x, y और z के जो कोफिशिएंट होंगे उनको लिख लेंगे। अब आप कहोगे सर अगर 2 ही वेरिएबल होंगे तो, जब 2 ही वेरिएबल होंगे तो 2 ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट बनेगा, और 3 वेरिएबल हैं तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बन रहा है। अब डेल्टा जब बन जाएगा तो इसकी हम वैल्यू पता करेंगे। क्या पता करेंगे, वैल्यू।
इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करते थे, चाहे सेरस नियम से पता करेंगे या बाय एक्सपेंशन पता करेंगे या हम प्रॉपर्टी का यूज करके पता करेंगे, किसी भी तरीके से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पता करते हैं डेल्टा 1 या डेल्टा एक्स। डेल्टा 1 में क्या होता है, ये जो पहला कॉलम है इसको रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ d1 है, d2 है, d3 है, फिर यहाँ b1 b2 b3 और c1 c2 c3 एकदम वैसे ही रहने देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ये हो गया डेल्टा 1। अब हम जब डेल्टा 2 बनाएंगे तो जो दूसरा वाला कॉलम है उनको कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, a1 a2 a3 और यहाँ क्या हो जाएगा d1 d2 d3 c1 c2 और क्या होगा डियर स्टूडेंट c3 हो जाएगा। डेल्टा 2 बन गया। फिर क्या बनाएंगे, डेल्टा 3। डेल्टा 3 में क्या होगा, ये जो थर्ड कॉलम है इसका जो थर्ड कॉलम है उनको कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। यहाँ आएगा a1 a2 a3, यहाँ आएगा b1 b2 और b3 और यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स d1 d2 और d3। अब इन सब की वैल्यू पता कर ली जाती है सॉल्व करके। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिल गया, यहां पर 4 गुणांक सारणी कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट आपको मिले हैं, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट्स का यूज करके बनाए गए हैं, इसीलिए इसको कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट या गुणांक सारणी कहा जाता है। इतना काम जब आप कर लेंगे देन होगा क्या, जो x होगा, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, x बराबर होता है डेल्टा 1 अपान डेल्टा के, y बराबर होता है डेल्टा 2 अपान डेल्टा के, z बराबर होगा डेल्टा 3 अपान डेल्टा के। ये होता है क्रेमर नियम। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं, देन इसके बिहाफ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना खत्म नहीं हुआ, अभी इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस करनी है। कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी आएंगी, जब उस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो उनका आप क्या सलूशन देंगे वो भी डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया कि ये क्रेमर नियम आपके इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रेमर नियम का यूज हम क्यों करते हैं, संगत रैखिक समीकरण निकाय। आप चाहें तो संगत हटा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि जो संगत समीकरण होते हैं उन्हीं के ही सॉल्यूशन मिलते ही हैं, जो संगत नहीं होते उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए यहां पर संगत लिखा गया है। रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम डिस्कस किए कि कैसे भाई इस मेथड का यूज हम करते कैसे हैं संगत रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे यहां पर आपके सामने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने लिख दिया इन 3 वेरिएबल। ये क्या है भाई, ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। भैया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना, अगर आपको इसको समझना है तो इसके पहले हमने एक लेक्चर प्रोवाइड करा के बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया है, उसको जाकर के देख लीजिए। यहां तक कि इस चैप्टर के बिहाफ पर कई लेक्चर हो चुके हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके उसको जरूर से जरूर विजिट करिए। आपका पहला चैप्टर खूब अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपको हम बता देना, ये लेक्चर ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का अब अंतिम लेक्चर होने वाला है। ये चैप्टर आप मान के चलिए कि इस जो है लेक्चर का, माने यह जो लेक्चर है इस चैप्टर का लगभग अंतिम लेक्चर होने वाला है। एक आध कुछ क्वेश्चंस इसमें अलग दिख रहे हैं, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर और प्रोवाइड कराऊं, बाकी ये समाप्ति की तरफ है। तो फिर हमने क्या कहा, ये सिस्टम दिया है, इससे हमें 4 डिटर्मिनेंट बनाने होते हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, जिसको हम गुणांक सारणी या कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। इनको हम कहीं कहीं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड से भी दिखाते हैं। अभी हमारी बुक में यही है तो मैं यही यूज कर रहा हूं। डेल्टा कैसे बनता है, इनके कोफिशिएंट का यूज करते हुए यहां पर डिटर्मिनेंट बना दिया। डेल्टा 1 बनाने के लिए इस डेल्टा के पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। जब हम डेल्टा 2 बनाएंगे तो इस डेल्टा के दूसरे कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। जब हम डेल्टा 3 बनाएंगे तो इस डेल्टा के थर्ड कॉलम को हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। ध्यान रखना, इस डेल्टा के कॉलम्स को रिप्लेस किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डेल्टा 2 बनाने के लिए डेल्टा 1 के
कॉलम को रिप्लेस करने लगते हैं, वहां पर गलती हो जाती है, ऐसी गलतियां होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स एक हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। किस मेथड से भाई? क्रेमर मेथड से, क्रेमर नियम से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अभी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से हमारे साथ समझते चलिएगा और टॉपिक को नोट करते हुए भी चलेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ध्यान से समझेंगे। एक छोटा सा ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। एक काम करते हैं हम लोग, पहले सेकेंड ऑर्डर का ही ले लेते हैं, या थर्ड ऑर्डर का हमने आपको सॉल्व कराया है तो थर्ड ऑर्डर का ही हम ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y है ना, प्लस में 4z इक्वल टू 0, और दिया हुआ है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। अगेन 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिया गया है। इसको सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x, y और z की। ठीक है, चलिए ध्यान से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी बात का डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर और ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होगा कि कुछ समीकरण ऐसे भी होंगे जिनका हल पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा। जैसे आपको पता है कि डेल्टा 1 निकालने का फार्मूला क्या है? डेल्टा 1 अपान में डेल्टा, ये किसको निकालने की वैल्यू है? फार्मूला है x को। तो जरा सोचो अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू डेल्टा 1 अपान में 0 हो जाएगा। और अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड हम लोग कर देते हैं तो फिर क्या होता है? ठीक है, वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? उस सिचुएशन में फिर वो नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए पहली शर्त है कि डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। आइए जरा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या मिलेगा। ध्यान से समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर गुणांक सारणिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ध्यान से समझेंगे, गुणांक सारणिक। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट डिटरमिनेंट्स। पहले हम डेल्टा बनाएंगे, तो डेल्टा क्या बनेगा जरा देखो, 2 1 2 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 3 1 और -1 होगा, और यहाँ क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पर 1 होगा और 3 होगा। ध्यान से इसको देख लीजिए, 2 1 2 लिख दिया, 3 1 -1 हो गया, 4 1 और 3 हो गया। काम क्या है? इसकी वैल्यू निकालना। पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो लिखेंगे, ये वाले छोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा 3 प्लस में 1 हो जाएगा, -3 यहाँ हम लिखेंगे, ये और ये छोड़ेंगे तो 3 -2 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, -1 -2 हो जाएगा। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा आप लोग। 3 और 1 4, 4 2 जा 8 यहाँ हो गया, और 3 में से 2 माइनस होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आएगा आपके पास यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ -3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 12। तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 8 -15, तो डेल्टा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -7 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये तो अच्छी बात है। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता तो उस केस में क्या होता? इसका सलूशन ना निकल पाता, असंगत हल हो जाते। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब हम लिखेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे मिलेगा? इसके पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करो। कांस्टेंट यहाँ सब जगह 0 है, देखो ध्यान से, तो 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 3 1 -1 4 1 और 3।
अब यहाँ जरा ध्यान दो, डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, तुरंत की तुरंत 0 आ जाएगी, क्योंकि इसका पहला कॉलम क्या है, 0 है। ठीक है, अगेन फिर से ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम जब डेल्टा 2 पता करेंगे तो क्या आएगा, इस पहले कॉलम को लिखेंगे 2 1 2 और इसको फिर से कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे 0 0 0 और 4 1 3, इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 हो जाती है। ऐसा इसमें हो रहा है। अब डेल्टा 3 हम जब पता करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 1 और 2, यहाँ लिखेंगे 3 1 -1, यहाँ 0 0 0, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगी, क्योंकि C3 क्या है, 0 है। कारण लिख दीजिएगा यहाँ पर, सिंस C3 इक्वल टू 0 इसलिए 0 हो गया, यहाँ पे सिंस C2 0 आया था इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर कौन 0 आया था भाई, सिंस यहाँ पर C1 की वैल्यू। ये तो मात्र एक संयोग है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। अब हमें क्या पता करना है, ध्यान दो, नाउ x इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 1 अपान में डेल्टा, तो यहाँ 0 अपान -7, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही y पता करेंगे तो डेल्टा 2 अपान में -7, तो y भी 0 ही आएगा, क्योंकि डेल्टा 2 की वैल्यू भी 0 आई है। z पता करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा 3 अपान डेल्टा होगा, तो z इक्वल टू डेल्टा 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, डेल्टा 3 की जो वैल्यू है वो भी 0 है, अपान में -7, तो z इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के लिए कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। उनकी वैल्यू तुरंत से तुरंत क्या हो गई, 0 हो गई और आसानी से वैल्यू निकल गई। तो ये समझ में आया है। मैं कोई एक क्वेश्चन और लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझते चलिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। क्रेमर नियम जो है वो क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर छोटी सी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, नोट ध्यान रखना है। एक नोट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, जरा उसको ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन और बताता हूँ। नोट में ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि कभी कभी क्या होगा कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, या पहले हम कर दो एफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो होगा इसका जो सल्यूशन होगा वो संगत होगा, या आप कह सकते हैं इस केस में इसका यूनिक सल्यूशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया तो पहला केस याद रखिएगा। दूसरे केस में अगर मान लो डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, ध्यान सुनिए, अगर डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और साथ ही साथ एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब 0 हो गए, तो इस केस में इसके इनफाइनाइट सल्यूशन होंगे। ध्यान देना, इनफाइनाइट सल्यूशन होंगे, माने अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब तीसरी कंडीशन ये है कि इफ डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, 0, एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉट 0, इसमें से कम एक शून्य ना हो, तो उस केस में क्या होगा, नो सल्यूशन होगा। नो सल्यूशन होगा, नो सल्यूशन माने कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये 3 शर्तें हैं इस नियम की, इनको जरा नोट कर लीजिए। पहली कंडीशन मैंने लिखा इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, जो पहला डिटरमिनेंट बनेगा अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तब उसके यूनिक सल्यूशन होंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन अगर डेल्टा 0 हो गया
तो डेल्टा जीरो की सिचुएशन में दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इनफाइनाइट कब होंगे? जब डेल्टा के साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन लेकिन थर्ड केस है, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो हुआ लेकिन कम से कम डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में कोई एक ऐसा भी हो जाए जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, तो उस सिचुएशन में इसका कोई सलूशन नहीं होगा। ये तीनों केस याद रख लीजिए। भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जरा देखो, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो हो गया, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी जीरो हो गया, तो x इक्वल टू जीरो बाई जीरो, y इक्वल टू जीरो बाई जीरो और z इक्वल टू सब नॉट डिफाइन हो जाएंगे ना। ठीक है, मतलब जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो आते चले जाएंगे, तो इस केस में इसका कोई हल होगा ही नहीं। लेकिन x इक्वल टू मान लो डेल्टा 1 अपान डेल्टा हम करते हैं, y इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा 2 अपान डेल्टा करते हैं और z इक्वल टू डेल्टा 3 अपान डेल्टा करते हैं। अब मान लो डेल्टा 2 जीरो नहीं 7 आ गया, तो 7 अपान जीरो अगर करोगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा। तो नॉट डिफाइन का मतलब नो सोल्यूशन होगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो क्रेमर नियम के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी चेक करने के लिए भी आ जाता है, दे देता है कि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय की जांच करिए कि इसके हल कैसे होंगे। मतलब अद्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमने लिख दी है, इनको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करा देता हूँ तो आपका ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लीजिएगा हमारे साथ, और हमारे साथ डियर स्टूडेंट सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हमारे साथ सॉल्व कर लेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है बस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। फिर लिखा हुआ है 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 11। फिर लिखा है 9x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। किस नियम से सॉल्व करना है? क्रेमर नियम से सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? गुणांक सारणिक बनाएंगे। ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे, हमारे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहला काम है कि हम बना लें यहाँ पर गुणांक सारणिक, जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट। सबसे पहला काम डेल्टा बनेगा। डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? 1, 4, 9। समझते चलिए। और यहाँ पर y की जगह पे 1, यहाँ पर 2, फिर y की जगह पे क्या हो गया? -3। यहाँ पे सब पे 1, 1, 1। ये डेल्टा हो गया। अब डेल्टा की वैल्यू जरा निकाल लीजिए। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको आप एक्सपेंड करें। चाहें तो आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए। क्या कर दें? C1 ध्यान दो, C1 चेंज इंटू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज इंटू C2। इससे क्या हुआ? कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 और 3 12 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ 1, 1 और 1 बचा रहेगा। अब हम क्या करें? पहले रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। तो डेल्टा इक्वल टू 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये और ये छूट जाएगा। यहाँ माइनस में कितना आएगा? 8 आएगा और यहाँ माइनस में कितना आएगा? 12 आएगा। तो डेल्टा इक्वल टू जो मिलेगा वो कितने मिलेगा? 12 और 8 20, -20 यहाँ पर हमें मिलना चाहिए डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू कितनी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स? -20 आपको मिल जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अब हम किसकी वैल्यू पता करेंगे? डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे लिखी जाती है भी देख लो। ये जो इसका पहला कॉलम है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करो। 8 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया। फिर क्या लिखेंगे? 1, 2 माइनस में 3 और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। ये हो जाएगा।
इसमें भी आप चाहें तो थोड़ा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। पहले कॉलम को हमने रिप्लेस किया है, बाकी सब वही है। तो क्या करें इसमें, देखो इसमें हम R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 कर दें एंड R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट भी एक्सपेंड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी लगाने से वैल्यू छोटी हो जाएगी। यहाँ पर 8 में से 11 घटेगा तो -3 आएगा और यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 घटेगा 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 6 -3 और 1 ये हो गया। अब जो थर्ड कॉलम है इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए। तो डेल्टा 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, ये और ये छूटेगा, माइनस में 15 और प्लस में 5। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, माइनस में 10 मिल जाएगी। ये डेल्टा 1 मिल गया, ठीक ना। अब हम क्या पता करेंगे, डेल्टा 2। ध्यान से समझते चलिए, डेल्टा 2 इसमें सेकेंड वाले को रिप्लेस करते हैं तो 1 4 9, सेकेंड के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 8 11 16, 8 11 और 16 आ जाएगा। और यहाँ वही रहेगा 1 1 1। अगेन वही वर्क कर दीजिए, क्या R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज ना भी करें ना, तब भी हम डायरेक्ट एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी का यूज़ करने पर थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। तो डेल्टा 2 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -3, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 0। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस में 5 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस में 5 आएगा, यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 16 और 1 बना रहेगा। थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, डेल्टा 2 इक्वल टू 1 लिखेंगे यहाँ पर हम, ये और ये छूटेगा, 16 पंचे 80, माइनस में 80 यहाँ आएगा और 9 पचे 45 होगा, है ना, 9 पचे 45, तो प्लस में 45 हो जाएगा, प्लस में 45 हो जाएगा। तो डेल्टा 2 इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में 35 आना चाहिए डेल्टा 2 की वैल्यू। ठीक है, ज़रा मैं इसमें देख भी लेता हूँ क्योंकि हम एग्जाम्पल ही सॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने डेल्टा की वैल्यू -30 निकाली है, इसका मतलब हम कहीं गलत कर चुके हैं। ज़रा चेक करें तो 149 और यहाँ पर हमने क्या लिखा, 8 11 16 लिखा सेकेंड में, बाकी ये 111 वही है। माइनस करेंगे तो 1 - 4 -3 हो गया और 8 - 3, ठीक है, माइनस में कितना हो गया, -3 यहाँ हो गया, इसको माइनस किए 0 हो गया। और 4 में से 9 माइनस करेंगे तो -5 ही आएगा, 11 में से ये करेंगे तो -5 ही आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 16 आएगा। ठीक है, इसको लेके एक्सपेंड जब कर रहे हैं तो ये और ये छूट रहा है, तो 5 3 जा 15, कहाँ मैं गलत मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये छूटेगा ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस में 15 आएगा। ठीक है, माइनस में 15 और यहाँ भी माइनस में 15 आएगा, तो फाइनली जो है वो माइनस में 30 आएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब डेल्टा 3 की बारी आ गई। डेल्टा 3 लिखेंगे तो यही होगा 1 4 9 और यहाँ क्या होगा 1 2 और -3, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 8 11 एंड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमें इसको भी क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी लगने से फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो 1 लिख लेते हैं। ये जहाँ है 6 2 जा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 2 जा 1 लिखेंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस में 33 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 1 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 चौके 24, ये और ये छूटा है 11 9 99, माइनस में 99 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ 8 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, यहाँ 12 आएगा माइनस में, और यहाँ माइनस में 18 आएगा। सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा 3 इक्वल टू, ऐड करिए यहाँ पर तो आ जाएगा आपका ये 45,
और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 2 घटेगा तो बचेगा 7, 75 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 30 हो जाएगा, 8 3 24, 240 हो जाना चाहिए यहाँ पर, वो भी कैसे, माइनस में, है ना, माइनस 240 हो जाएगा। तो डेल्टा 3 इक्वल टू स्क्वायर करेंगे 0 और 7 4 11 1 12 120 माइनस 240, तो डेल्टा 3 इक्वल टू माइनस 120 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारी वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो चुकी हैं। देयरफॉर ध्यान दो, x इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 1 अपान डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हम लोग पता किए हैं -10, ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, माइनस में 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, ये x की वैल्यू हो गई। y इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 2 अपान डेल्टा होगा। तो y इक्वल टू डेल्टा 2 की वैल्यू हम लोगों ने पता किया तो कितना आया है, माइनस में 30 आया है, अपान में कितना हो जाएगा, माइनस में 20 होगा, 0 कटा, y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट डेल्टा 3 अपान डेल्टा। तो z इक्वल टू डेल्टा 3 की वैल्यू माइनस 120 आई है, अपान में माइनस 20 आई है, कट जाएगा, 2 छंग 12, डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 3/2 और z की वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, सल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने समझा होगा, कोई दिक्कत इसमें आपको हुई नहीं होगी। आंसर आ गया है x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 3/2 एंड z इक्वल टू 6। तो क्रेमर मेथड कितना इजी था ये आप लोगों ने आसानी से देख लिया होगा और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या भी आपको नहीं आई होगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग ये जानेंगे कि ये हम लोग कैसे जान पाएंगे कि समीकरण का हल किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा, कब नहीं होगा। ये सारी बातें आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको लगी नहीं होगी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या ले लेते हैं भाई, सेकेंड ऑर्डर का ले लेते हैं, उस पर भी हम एक छोटा सा डिस्कशन। वैसे सेकेंड ऑर्डर में कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा शार्ट में, जिससे सेकेंड ऑर्डर का कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप लोग आसानी से लगा सकें। जैसे मान लो दे दिया गया 7x + 5y, ठीक है, इक्वल टू 16 दे दिया गया है, और दिया गया है 2x माइनस में 3y इक्वल टू यहाँ पर 9 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 3 ही बनेगा, डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो डेल्टा कैसे बनेगा, डेल्टा होगा 7 2 5 -3, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा 1 कैसे होगा, पहले कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, 16 होगा, 9 होगा, 5 -3 होगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा 2 क्या होगा, पहला जो कॉलम है उसको ऐसे ही रहने देंगे, 7 और 2 रखेंगे, सेकेंड कॉलम पर कांस्टेंट आ जाएगा 16 और 9, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, सॉरी x इक्वल टू कैसे पता चलेगा हमको, x इक्वल टू पता चलेगा डेल्टा 1 अपान में डेल्टा y इक्वल टू कैसे मिल जाएगा, डेल्टा 2 अपान में डेल्टा। इसकी सहायता से बहुत आसानी से आप इसकी वैल्यू पता कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्रेमर मेथड आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसानी से आप इस मेथड से बचे हुए जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आप सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो पीडीएफ है वो मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सरसाइज को देख करके और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मेरे हिसाब से आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर था। इसके अतिरिक्त अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बाद में उसको कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए एक बेहतर चैप्टर साबित होगा। ऑब्व्यू जो है इसमें 2 पार्ट में यहाँ पर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। एक जो है केवल ऑब्व्यू दिया गया है जिसमें हमें कुछ चीज़ें सीखनी है, और दूसरा जो इसमें चैप्टर दिया गया है वो ऑब्व्यू विधि से रेखीय समीकरण का हल भी यहाँ पर दिया गया। जैसे यहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया किस मेथड से, क्रेमर मेथड से,
वैसे ही हमारे सिलेबस में मैट्रिक्स वाला मेथड भी दिया गया है, उसको हम लोग सीखेंगे, देन जाकर के इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्रेमर मेथड अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।